गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे साइंस के। थोड़ी सी आवाज़ देख लीजिएगा, बंद कर दो। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं आप लोग। आप लोगों को मालूम होगा बिहार के चुनाव की आचार संहिता लग गई है, डेट भी आ गई है उसकी बिहार के चुनाव की। मध्य प्रदेश के चुनाव की आचार संहिता अभी नहीं लगी है, संभवतः 29 तारीख बताई जा रही है, 28 या 29 तारीख तक लगेगी। संजय जय हिंद, डॉली गुड मॉर्निंग, अंशुल गुड मॉर्निंग, सुनील बघेल गुड मॉर्निंग, अजय पाल गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी आप सब लोग लाइव आ जाइएगा। आज अपन साइंस के जो वर्ग 3 के मतलब के भी हैं आपके, इसके अलावा SI, SSC, रेलवे, जेल पुलिस, जहाँ जहाँ साइंस एग्जाम में पूछी जाती है सब जगह ये डिसीज से संबंधित चीज़ें हैं, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। नरेंद्र, निर्मला गुड मॉर्निंग। थोड़ा जल्दी से जुड़ें, चालू कर रहे हैं अपन। पहला प्रश्न है आपका, टिटनिस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। कल मैंने इस पर डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि टिटनिस के भी कई नाम हैं आपके। टिटनिस को ट्रिपल एंटीजन का टीका दिया जाता है, उसमें भी शामिल होता है आपका, जिसे अपन DPT के टीका के नाम से जानते हैं। आगे चल के जब शाम के समय अपनी साइंस की क्लास चलेगी उसमें ये बीमारियां जब आएंगी तो हमें ये टीकाकरण भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपका एकदम। तो ये टिटनिस नामक रोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? एक आंसर आपका ग्रेगीन है, दूसरा है सिंगल्स है, तीसरा है लॉकजा और चौथा है आपका काली खांसी। आप जवाब दीजिएगा जरा, इनमें से कौन सा आंसर सही है आपका? ऋषभ बताएं जरा कौन सा आंसर सही है यहाँ पर? गैंग्रीन, सिंगल्स, लॉकजा या काली खांसी? अनुराग का जवाब है लॉकजा। और लोग जवाब दें जरा जल्दी से, लॉकजा। अनुराग ने जवाब दिया है अभी, आप लोग और जरा जल्दी से जल्दी जवाब दें। अंशुल काली खांसी, और जवाब दीजिएगा जरा, और जवाब दीजिएगा आप लोग। शिव कुमार लॉकजा, ऋषभ सिंगल्स। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टिटनिस जो होता है ना, टिटनिस इसमें क्या होता है कि जो घोड़े की लीद होती है उस लीद में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो एक तो पहली चीज़ है कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली ये बीमारी है। अब इस बीमारी में होता क्या है स्पेशली कि ये जो बैक्टीरिया है ये या तो कील के माध्यम से, जो जंगल वाली कील होती है, या फिर आपका ब्लड वगैरह के माध्यम से, या जो कांटे होते हैं उनके माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर चली जाए और वो ब्लड के संपर्क में आ जाती है, तब ये बैक्टीरिया उसके अंदर पहुंचता है, बॉडी के अंदर पहुंचता है और आपके शरीर को जकड़ देता है। इसमें आपका जो जबड़ा होता है वो बिल्कुल उसमें ऐठन टाइप की हो जाती है, इसलिए इस बीमारी को अपन कहते हैं लॉकजा। तो ये जबड़े में ऐठन हो जाती है। इस बीमारी को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका लॉकजा, यानी C नंबर का आंसर आपका कैसा है? बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने C आंसर दिया है बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने C आंसर नहीं दिया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये गैंग्रीन पैर में होता है आपका, और ये बीमारी हो जाए तो पैर कभी कभी काटना भी पड़ता है। ये सिंगल्स बीमारी नहीं मालूम मेरे को क्या है ये, और ये काली खांसी को तो अपन पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं, ये तो आपको मालूम है पर्ट्यूसिस है। ये भी TB के उसके बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ टिटनेस नाम का, और इसमें 24 घंटे में आपको इंजेक्शन लगवाना होता है टेटवैक का, और एक बार टेटवैक का इंजेक्शन लगवा लिया तो लगभग 6 महीने तक आपको फिर दोबारा से इसे लगवाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। अगली बीमारी है आपकी, नेक्स्ट है ये लॉकजा। अगली बीमारी है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? यानी संक्रमित मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी नहीं होगी? छवि गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होगा? प्लेग है, पीत ज्वर है यानी येलो फीवर, मलेरिया है और डेंगू है। तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी नहीं होगी?
वर्षा सही जवाब है आपका। और भी जवाब दीजिएगा ज़रा जल्दी से जल्दी। वर्षा का जवाब प्लेग है, आप लोग और दें। रणवीर, ठीक है, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है रणवीर। डॉली बिल्कुल सही है जवाब। शिव कुमार सही है बिल्कुल, सभी लोगों के जवाब सही हैं, आप गलत नहीं हो रहे। इसी तरीके से आप देते रहें, तैयारी बहुत अच्छी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में जो वैकेंसीज के बारे में घोषणा करी थी मुख्यमंत्री ने, संभवतः 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, तो ये जल्दी से जल्दी वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है आपकी। अब जब वैकेंसीज आ जाएंगी फिर इसके बाद में अपन और भी चर्चा करेंगे इन पर डिटेल में, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी पढ़ने की। शिल्पी बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आंसर क्या होगा? प्लेग। प्लेग एक्चुअल में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। प्लेग को अपन ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बीमारी है प्लेग आपकी, ये महामारी का रूप धारण कर चुकी है। जैसे इस समय पर आपका कोरोना वायरस चल रहा है ना, इसी तरीके से प्लेग ने भी एक दौर आया था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और ये चूहों के द्वारा फैलती है ये बीमारी। चूहों के अंदर एक जगह पाई जाती है, वो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के अंदर पिस्सू पाए जाते हैं। इन पिस्सुओं के अंदर रहता है ये बैक्टीरिया। तो यदि आपके घर में चूहा है और चूहा अकस्मात आकर के या अनायास आकर के मर जाते हैं, तो ऐसे चूहों को मिट्टी का तेल डाल करके जला देना चाहिए, जिससे से उनके पिस्सू अंदर ही मर जाएं। यदि पिस्सू हवा में आ गए तो फिर ये प्लेग, जिसमें काली मौत यानी ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, बीमारी हो जाती है। और इसका इलाज नहीं था पहले, अब तो थोड़ा बहुत इलाज है इसका। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1920 वगैरह में ये काफ़ी फैला था, बिल्कुल सही है। 17 में उसमें भी आया था ये शताब्दी में, तो ये काफ़ी परेशानी की थी इसने। और यदि अपन देखें तो ये जहांगीर का जब शासनकाल था उस समय भी ये महामारी बन करके आया था। तो एक बार इतिहास में प्रश्न आया था, जहांगीर के शासनकाल में कौन सी खतरनाक बीमारी फैली थी? तो ये प्लेग फैली थी। ये और ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है आपकी प्लेग। चलिए आगे देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है यानी मिला हुआ है, कौन सा सही है आपका? निमोनिया फेफड़े, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, पीलिया आंख और मधुमेह यकृत। सुमेल बताइए आप लोग, कौन सा जुड़ाव है? निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? निमोनिया फेफड़े, मोतियाबिंद थायराइड, पीलिया आंख और मधुमेह यकृत। हाँ, सबसे डेंजरस बीमारी है बिल्कुल सतीश। निमोनिया फेफड़े, मोतियाबिंद थायराइड, पीलिया आंख और मधुमेह यकृत। बताएं जरा जल्दी से जल्दी, जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ, निमोनिया फेफड़े, ये बिल्कुल सही आपका जवाब है। निमोनिया जो होती हैं उसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं आपके, निमोनिया में फेफड़े। और निमोनिया जो रोग होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। और इसमें एक और खासियत आप याद रखिएगा कि ये रोग छोटे बच्चों को एवं बुजुर्गों को ज़्यादा होता है ये वाला रोग। मोतियाबिंद आपका आँख में होता है, यानी यहाँ पर थायराइड ग्रंथि का कोई रोल नहीं है, आँख है। पीलिया आपका लिवर में होता है, लिवर में। और आपकी मधुमेह है, वो मधुमेह यानी डायबिटीज जो है ये एक हार्मोन की कमी के कारण से होता है आपका। वो हार्मोन कौन सा है आपका? इंसुलिन हार्मोन। तो ये डायबिटीज जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण से होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और मधुमेह में यकृत प्रभावित नहीं होता, बल्कि क्या है मधुमेह में आपका ये मधुमेह में यदि पेनक्रियास लिखा होता है यहाँ पर तो आंसर आपका सही हो जाता, क्योंकि पेनक्रियास से निकलता है डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन। ये आपका निमोनिया फेफड़े। अगला प्रश्न है, निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सी है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि, तो ये 4 विकल्प है आपके। इन 4 विकल्पों में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि किसको माना जाएगा? क्लोरामफेनिकॉल या जाइलोकेन या पैरासीटामोल या क्लोरोक्विन? बताइएगा जरा कौन सी है आपकी निम्नलिखित में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सी है? क्लोरोफेनिकॉल या जाइलोकेन या पैरासीटामोल या क्लोरोक्विन? जाइलोकेन नहीं है डॉली, ये पैरासीटामोल नहीं है ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि, पैरासीटामोल नहीं है। मैं संजय, मधुमेह एक्चुअल में इंसुलिन जो हार्मोन होता है आपका, इंसुलिन हार्मोन होता है पेनक्रियास से निकलता है, उसकी कमी से होती है आपकी मधुमेह। मधुमेह को अपन डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, इसे शुगर भी कहा जाता है। मधुमेह को अपन धीमी मौत के नाम से भी जानते हैं, धीमी मौत भी कहा जाता है। ठीक है संजय। और ये एक आनुवंशिक बीमारी भी होती है आपकी, यदि ये मदर फादर या दादा दादी में से किसी को है तो ये बीमारी आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती है आपकी मधुमेह। ये ए आंसर इसमें सही है, क्लोरामफेनिकॉल।
तो आंसर कौन सा सही है? क्लोरामफेनिकॉल। अभी आप सोच रहे होंगे जरा थोड़ा सा कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्या होती हैं, तो ये ध्यान रखना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि उन औषधियों को कहा जाता है जो रेस यानी किरणों के द्वारा जिन और दवाइयों का निर्माण किया जाता है, उन दवाइयों को अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये आंसर होगा आपका पहला वाला, ठीक है, ओके। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक, क्विनीन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरोफेनिकॉल और एस्पिरिन। बताइए जरा कौन सी है जो प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि निम्नलिखित में से कौन सी है जो प्रतिजैविक औषधि है? दीजिएगा जरा जवाब। प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? क्विनीन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरामफेनिकॉल या एस्पिरिन? बताएं जरा आप लोग। ये आंसर इसमें सी है, क्लोरोफेनिकॉल। आंसर इसमें कौन सा है? सी, क्लोरोफेनिकॉल। तो ये 81 का आंसर सी है आपका, ये प्रतिजैविक औषधि होती है। अगला प्रश्न है आपका, बी आंसर नहीं है, सल्फागुआनिडीन नहीं है आपका, ठीक है डॉली, ये ध्यान रखना, सी आंसर है इसमें। अगला प्रश्न है दंत क्षय। दंत क्षय माने दांतों का जो क्षरण है, दंत क्षय का मुख्य कारण है, मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और क्या है आपका? बताएं जरा, सोचें, दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले बैक्टीरिया, और इसके अलावा और क्या है आपका? प्रोटीन के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, या कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, या वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, या सलाद के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। ठीक है, दंत क्षय यानी आपके जो दांत हैं धीरे धीरे जिनका क्षरण हो रहा है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा तो होता ही है। बैक्टीरिया के अलावा और क्या कारण है जिसके कारण से दांतों का क्षरण होता है? सोचिए, बताइए। अनुराग बी आंसर, डॉली बी आंसर, और बताएं जरा, कुलदीप बी। सभी का आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के जो कण होते हैं या भोजन के जो कण हैं, यदि वो दांतों के अंदर फंसे रहते हैं तो वहाँ पर जर्म यानी बैक्टीरिया आ जाती हैं, और ये बैक्टीरिया और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलकर के आपके कण मिलकर के आपके दांतों का क्षरण करना चालू कर देते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। अगला प्रश्न है आपका, दंत क्षय का कारण है वायरल संक्रमण, दूषित पानी, बैक्टीरियल संक्रमण या वंशानुगत कारण? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या दंत क्षय का कारण है, दंत क्षय का कारण वायरल संक्रमण है, या दूषित पानी है, या बैक्टीरियल संक्रमण है, या वंशानुगत कारण है? इनमें से कौन सा है आपका दंत क्षय का कारण? बताएं जरा जल्दी से। दंत क्षय का कारण वायरल संक्रमण, दूषित पानी, बैक्टीरियल संक्रमण या वंशानुगत कारण? दंत क्षय में वायरस नहीं होगा रणवीर, दंत क्षय में वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। दांतों के क्षरण में अभी अपन ने पढ़ा था बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। किसका इन्फेक्शन होगा? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से ये होती हैं। अभी इससे पहले की स्लाइड में ही अपन ने पढ़ा था कि दांतों के क्षय में जीवाणुओं के अलावा और क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके राहुल, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा आपका ये, तो इसमें कौन सा होगा? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। इसके अलावा भोजन में, दांतों में जो आपके कण रह जाते हैं वो कण रहेंगे आपके। छिछली हेडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है, सिवाय छिछले हेडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है। कौन सा रोग है? हैजा, टाइफाइड, कामला और फ्लूरोसिस। फ्लूरोसिस, इनमें से छिछले हेडपंप से पानी पीते हैं उनमें से एक रोग हो सकता है, कौन सा? छिछले हेडपंप से पानी पीने से, बताए जरा कौन सा आंसर है इसमें? हैजा हो सकता है छिछले हेडपंप से पानी पीने से, टाइफाइड है, कामला है, फ्लूरोसिस है। बिल्कुल सही है वर्षा, ये फ्लूरोसिस। फ्लूरोसिस ये बीमारी जो फ्लूरोसिस बीमारी है वो है आपकी। इसमें फ्लूरोसिस दांतों में होती है, फ्लोराइड के कारण से होती है आपकी। किसकी वजह से होती है? फ्लोराइड के कारण से।
निम्नलिखित रोगों में एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता? बताएं जरा। टाइफाइड, इसके अलावा हेपेटाइटिस, पीलिया और हैजा, कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण के कारण से नहीं होता? बताएं जरा आप लोग, पानी के प्रदूषण के कारण से कौन सा नहीं होता? पानी के प्रदूषण के कारण से कौन सा रोग है जो नहीं होता? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया या हैजा? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका हेपेटाइटिस बी, क्योंकि टाइफाइड जल जनित बीमारी आपकी पानी के द्वारा होता है, बैक्टीरिया से फैलता है। पीलिया है, ये भी आपके दूषित पानी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। हैजा है, ये भी जल जनित बीमारी है आपकी। ये केवल कौन सा होता है आपका? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस जो बी है ये आपकी बीमारी आपकी, ये पीलिया नहीं होगा, एकता पीलिया नहीं होगा। आंसर इसमें कौन सा होगा आपका? हेपेटाइटिस बी। ये टाइफाइड, पीलिया और हैजा, ये तीनों जल जनित बीमारी में आती हैं, यानी पानी के द्वारा ये बीमारी होती है। ठीक है नीरज, ये हैजा पानी के द्वारा होने वाली बीमारी है। नीरज, ये पानी के द्वारा ही होती है हैजा। दूषित पानी जब अपन पी लेती हैं तब उसमें बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर चला जाता है, फिर ये होता है आपका। पीलिया भी आपका पानी के द्वारा ही होती है निर्मला। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? हेपेटाइटिस है आपका आंसर, हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है, दोबारा से फिर आ गया, पानी के द्वारा होने वाली बीमारी। अगला प्रश्न भी आपका यही है कि पानी के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, यानी पानी से जो बीमारी होती है उसको अपन कह देते हैं जल जनित। इसमें चेचक है, मलेरिया है, हैजा है या तपेदिक है? ये गलत नहीं होना चाहिए आपका किसी में से भी। बताएं जरा जल्दी से जल्दी आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक? सबका आंसर सही है, ये हैजा बिल्कुल सही है आपका, हैजा आंसर है इसमें। चेचक जो है वो किसके द्वारा होता है आपका? चेचक वायरस के द्वारा होता है, हवा के द्वारा फैलता है आपका चेचक। ठीक है ना। ऐसी मलेरिया जो है, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और इसे फैलाने का काम करता है मच्छर। अच्छा, यहाँ मच्छर की बात आ रही है। मच्छर, ये ध्यान रखना जरा, कीट जनित रोगों से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कीटों में सबसे ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार कौन है, तब आप आंसर देंगे मच्छर है। मच्छर के द्वारा होती हैं, क्योंकि मच्छर क्या करता है? ब्लड सकिंग करता है। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग, जरा सोच करके आराम से बताएं, और सब लोग कमेंट्स करें जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। बताएं जरा इस चीज़ को कि जो मच्छर आपका ब्लड पीता है, यानी रक्त पीता है। मच्छर जो है ये रक्त पीता है, आपका रक्त पीता है। और इसमें भी कौन सी मच्छर रक्त पीता है आपका? स्पेशली आपका फीमेल पीती है, फीमेल। मेल नहीं पीता है। मेल क्या पीता है? फूलों का रस पीता है। और फीमेल क्या पीती है? खून पीती है। तो ये जो खून पी रही है, तो ये खून जो आपका है, जो पी रही है, ये किस काम आता है आपका खून? ये खून पी करके क्या करती है? ये उसका न्यूट्रिशन है या कोई अन्य कार्य है इसका? बताए जरा। बताएं जरा जल्दी से। ये जो खून पीता है मच्छर, फीमेल मच्छर जो खून पीती है, वो खून इसका क्या है? पोषण है, यानी इसका ये भोजन है या कोई अन्य चीज़ है? ये बताएं जरा, इन दोनों में से आपको जवाब देना है। पोषण है, पोषण यदि आप बता रहे हैं तो आप पहला बताएं, पोषण या अन्य कार्य, इन दोनों में से बताएं, पहला या दूसरा है? बताएं। न्यूट्रिशन, राहुल न्यूट्रिशन, ठीक है। और अच्छा, बॉडी बनाती है। कुलदीप दो, ठीक है। ये ध्यान रखना, पोषण, ये हाँ सही है, दो ग्रुप में बट गए अपन लोग। ठीक है ना, पोषण। ये ध्यान रखना, जब भी फीमेल रक्त पीती है तो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना आप लोग। यहाँ पर कॉमन सेंस ये है कि फीमेल तो रक्त पी रही है आपकी, और जो मेल है वो रक्त नहीं पीता, यानी जबकि दोनों चीज़ साथ साथ में ही हैं, तो दोनों ही को रक्त पीना चाहिए यदि पोषण होता तो। एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, यानी सेंगिवोरस नहीं हो सकते, आप सोचें थोड़ा सा।
ठीक है कि नहीं है यहाँ पर, तो कोई ना कोई दूसरा कारण होगा। तो ये एक्चुअल में क्या होती है, जो खून पीती है, तो ये जो खून होता है ये पोषण के काम नहीं आता, बल्कि इसके जो अंडे होते हैं, जो मच्छर यानी जो फीमेल है वो जो अंडे देती है, उस अंडे में जो प्रोटीन है उसका निर्माण इस रक्त से होता है। तो ये जो खून पी रही है उस खून का इस्तेमाल किस में करती है, अंडों के प्रोटीन के निर्माण में। चाहो तो आप कहीं लिख लीजिएगा इसको, ये पोषण नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा कि जो मादा है, फीमेल है, जो खून पीती है, वो एक्चुअल में क्या करती है, जो अंडे देती है उस अंडे में जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण होता है इससे, रक्त से। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ज़रा नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है संजय, कोई डाउट तो नहीं है? यानी जो मच्छर है, मच्छर में फीमेल है जो खून पी रही है, उस खून का इस्तेमाल वो किस में करेगी, जो अंडे देती है उस अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है उसके निर्माण के लिए। ये अंडे में प्रोटीन का निर्माण मनुष्य के ब्लड से ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन। अच्छा, एक और है करंट का प्रश्न है, उसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता तो दिया मैंने, ये अनुराग बताया तो है अभी। ये जो फीमेल है जो एग दे रही है, अंडे देती है, उन अंडों के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन के निर्माण के लिए ये ब्लड पीती है। और जो मेल होता है वो अंडे देता नहीं है, इसलिए उसको ब्लड की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और आ जाता है, वो आप पूछ ही रहे, तो ये एक और है। ये जो फीमेल होती है वो आपकी बॉडी के अंदर एकदम कुछ चुबाती है, जैसे जलन वगैरह ही महसूस होता है, तो वो जिस नलिका के द्वारा रक्त पीती है उसे क्या कहती हैं? जिस नलिका के द्वारा वो रक्त पीती है, खून पीती है, उसे क्या कहती हैं? तो उसे नाम देते हैं अपन प्रोबोसिस। प्रोबोसिस, ये प्रोबोसिस होता है, एक बिल्कुल पिन जैसा होता है, कांटे जैसा होता है, इसको अंदर इंजेक्ट करती है तो ये प्रोबोसिस है, ये चला जाता है। फिर यहाँ से वो हल्का सा लार छोड़ती है जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता और वो आसानी से रक्त को पीती रहती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, नारियल जो होता है आपका, नारियल के अंदर अपन एक पाइप डालते हैं, तो जो पाइप डाल रहे हैं वो हो गया उसका प्रोबोसिस। ठीक है ना, नारियल के अंदर पाइप, और पाइप के माध्यम से आसानी से जो अपन रक्त को पी रहे हैं, और बीच बीच में क्या करते हैं, लार छोड़ते जाते हैं जिससे उसमें रक्त का थक्का न जमे। ओके, अभी एक करंट का प्रश्न और है, उसे भी थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रोबोसिस है ये। एक और इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में वेल स्तनधारी होती हैं। शाम को साइंस की क्लास चालू होगी, इसमें बताऊंगा मैं इसको। वेल स्तनधारी होती हैं, अभी हाल ही में वेल कहाँ पर मरी हैं, बहुत सारी संख्या में वेलों की मृत्यु हुई है। इसे भी करंट का है, पूछा जा सकता है, साइंस से रिलेटिव है, अपना साइंस चल रहा है इसलिए। तो वेलों की मृत्यु अभी हाल ही में हुई है, और ये हुई है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी वेलें मरी हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में आपकी। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बहुत सारी वेलें मरी हैं। भूपेंद्र, जय हिंद, नोट कर लीजिएगा जरा इसको। तो जो वेल है, वेलों की मृत्यु सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है आपकी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हुई है। अभी लेटेस्ट में है, लगभग 4 या 5 दिन पहले की खबर है, ये बहुत ज़्यादा मरी हैं आपकी वेल है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न करंट का और है, ये भी बहुत अच्छा है, आजकल चर्चा में है बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। कहाँ के राजा हैं जिनके खिलाफ बगावत हो गई है? तो ये भी आप लिख लेना, थाईलैंड के राजा, थाईलैंड के राजा के खिलाफ वहां की जनता ने बगावत कर दी है। थैंक यू भूपेंद्र। है, थाईलैंड के राजा ने, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये लगभग 1 महीना हो गया बासु कोचिंग पर, और एप्लीकेशन पर हम 10 से 11 और शाम को 7 से 8 पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन पर, और यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ मैं 9 से 10। यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाता हूँ, और 10 से 11 मेरी MP GK चल रही है जिसमें टूरिज्म वाला पोर्शन है, और शाम को 7 से 8 आपका डिटेल में साइंस चल रहा है। 1-2 बैच और चालू होने वाले हैं आपके, तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9329816160, 93 29 81 61 60। आप इस पर 11 बजे के बाद में फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं आप लोग। पूरा संभावना यही है राहुल का, वैकेंसी जो है वो इलेक्शन से पहले ही आएंगी, पूरी संभावना है। पूरी संभावना यह है कि वैकेंसी इलेक्शन से पहले ही आनी चाहिए। सरकार को यदि जीतना है तो उन्हें वैकेंसी इलेक्शन से पहले ही निकालनी पड़ेंगी।
ठीक है। तो थाईलैंड के जो राजा हैं उन्होंने बगावत की है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। थाईलैंड के राजा के खिलाफ वहाँ की जनता ने बगावत की है, क्योंकि डेमोक्रेसी चाह रही है वहाँ की जनता। और ये मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि जब कोरोना का काल चालू हुआ तो थाईलैंड का राजा बैकांग से भाग गया, और भाग करके कहाँ पर शिफ्ट हो गया आपका? तो ये शिफ्ट हुआ था आपका भाग करके जर्मनी में। अब कोरोना में जनता को वैसे ही छोड़ गए, राजशाही वहाँ चलती है, लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ की जनता नाराज हो गई। जब राजा लौट करके आया तो उसको महल को घेर लिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो मेरे को याद आ रहा है, उसके बारे में और थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग करंट का प्रश्न ये है कि किस देश की जो राजधानी है वो समुद्र में डूब रही है? किस देश की राजधानी है जो समुद्र में डूब रही है, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति सभी लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं? बताइए जरा। हाँ, ये थोड़ा सा बढ़ सकता है सोनम। जेल पुलिस का जो पेपर है वो नवंबर में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा ये। हाँ, यदि कोविड वायरस बिल्कुल ख़त्म हो गया एकदम आपका, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं कम है। ये लगभग मेरे को लगता है कि दिसंबर जनवरी तक जाएगा ये एग्जाम। नहीं, कल साइंस की क्लास नहीं लगी थी, कल साइंस की क्लास अंशुल नहीं लगी थी। चलो बताइए जरा, किस देश की राजधानी है? ये भी साइंस से संबंधित प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से समुद्र का लेवल एकदम बढ़ने लगा है, इस कारण से वहाँ की राजधानी डूब क्षेत्र में आ गई है और लगातार डूब रही है। इस वजह से वहाँ के राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि हम राजधानी को परिवर्तित करेंगे, और वो देश है आपका इंडोनेशिया, और राजधानी आपकी जकार्ता। तो ये ध्यान रखना जरा, इंडोनेशिया है और राजधानी आपकी कौन सी है? जकार्ता है। तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हो गया क्लियर? चलो आगे प्रश्न सॉल्व करें। वर्ग 3 की सीट आएगी, सीट का मतलब? हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित बीमारी? तो जल जनित बीमारी कौन सी हो जाएगी? हैजा। जल जनित का मतलब होता है पानी के द्वारा फैलने वाले। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है आपके। टाइफाइड और कॉलेरा ये दोनों बीमारियां विशिष्ट उदाहरण है। ये किसका विशिष्ट उदाहरण है? जरा जवाब दीजिएगा आप लोग। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। संक्रामक रोगों का, वायुजन्य रोगों का, जलजन्य रोगों का, या इनमें से कोई नहीं? बताएं जरा। टाइफाइड तथा कॉलेरा किसके उदाहरण है? यानी किससे होते हैं टाइफाइड और कॉलेरा? संक्रामक, वायुजन्य, जलजन्य, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा जलजन्य, क्योंकि कॉलेरा भी पानी से फैलता है और टाइफाइड भी आपका किससे फैलता है? पानी से। आप लोगों का बिल्कुल जवाब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट है, BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? BCG का टीका, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपका, कई बार रिपीट हुआ है। BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? निमोनिया में, काली खांसी में, टिटनेस में, या यक्षमा यानी TB में? बताइएगा आप लोग यहाँ पर क्या जो BCG का टीका है वो किस बीमारी के इलाज के लिए लगाया जाता है? पुष्पेंद्र, काली खांसी में BCG का टीका नहीं लगाया जाता। काली खांसी में पुष्पेंद्र भैया नहीं लगाते अपन इसको, BCG को नहीं लगाते। हाँ, सिद्धार्थ ये यक्षमा TB ये सही है आपका। रणवीर, टिटनेस में नहीं लगाते, वो टेटवैक होता है आपका। भूपेंद्र, बिल्कुल सही है आपका। कुलदीप टिटनेस में नहीं लगाते अपन, BCG का टीका TB की बीमारी में लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। छवि बिल्कुल सही है आपका, अंशुल सही है। तो ये जो आपका BCG का टीका है वो किस में लगाया जाता है? TB की बीमारी में लगाया जाता है। BCG का टीका TB की बीमारी में लगेगा आपका, किस में लगेगा? TB में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। TB की बीमारी में अपन BCG का टीका लगाते हैं। यक्षमा TB, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, ये इस समय चर्चा में है आपकी TB की बीमारी, क्योंकि इसमें एक साल में लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है भारत में। भारत सरकार ने कहा है कि 2025 तक हम TB से भारत को मुक्त कर देंगे। WHO कहता है कि 2030 तक हम मुक्त करेंगे इसे, और भारत 25 में ही मुक्त होने की बात कर रहा है। 24 मार्च को अपन TB उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिससे अपन जन जागरूकता फैला सकें।
और ये भी ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर आपका टीबी जो है ना, ये नई रिसर्च आई थी आपकी काफ़ी समय पहले कि जिन लोगों को बीसीजी का टीका लगा है उनके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक है, इस वजह से उन पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका? कोविड वायरस का। तो एक नई रिसर्च आई थी कि जिन लोगों को टीबी का लग चुका है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डॉली आंसर 88 का बी नहीं है, काली खांसी नहीं है। बीसीजी का टीका किस में लगता है? टीबी में लगता है। डॉली आंसर किस में लगेगा? कुलदीप ये समझ में नहीं आ रहा, बोग क्या है? बीओजी बोग, अच्छा बीसीजी क्या है? बीसीजी सॉरी बीसीजी है, वो थोड़ा सा आंखों में दिक्कत हो रही है इसलिए। बीसीजी एक्चुअल में टीका का नामकरण है जी, आपका टीका का नामकरण है बीसीजी। बेसिलस गुआइन करके इसका नाम है, इसका शॉर्ट नाम है बीसीजी। ठीक है, अभी आगे आएगा इसका भी। अगला है बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बीसीजी का टीका कब लगाना चाहिए? तो ये 6 माह में, 7 दिन में, जन्म के तुरंत बाद, या 48 दिन में? बताएं जरा जल्दी से आप लोग, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाना चाहिए? तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका क्या है? हाँ प्रशांत 6 माह में। राहुल जन्म के तुरंत बाद, राहुल जन्म के तुरंत बाद, बिल्कुल सही है। बीसीजी का जो टीका है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, तो ये ध्यान रखना, बीसीजी का टीका जो है वो क्या है? जन्म के तुरंत बाद लगता है। वर्षा ये जन्म के तुरंत बाद लगता है, 6 माह में नहीं लगता। संजय 6 माह में नहीं लगता, 6 माह में नहीं लगता, ये कब लगता है? जन्म के तुरंत बाद। संजय ध्यान रखना जरा इसको, है ना। हाँ डॉली बिल्कुल सही है, अंशुल सही है, भूपेंद्र बिल्कुल सही है। छवि थोड़ा ध्यान रखना, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, जन्म के। हाँ बिल्कुल सही है वर्षा। छवि थोड़ा ध्यान रखिएगा, 6 माह में नहीं है, जन्म के तुरंत बाद है आपका। अगला देख रहे हैं, नेक्स्ट है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग, ये तो आंसर आ ही गया इसका। तो कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है आपका, कुष्ठ रोग बताएं जरा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा? ये तो अपन कर चुके हैं। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को सफ़ेद दाग के नाम से भी जाना जाता है, सफ़ेद दाग। तो ये किसके द्वारा होता है कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग? तो कुष्ठ रोग होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, यानी जीवाणु के द्वारा। आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। सिद्धार्थ कवक द्वारा नहीं होता है कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग जो है ना। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देखें, आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। अब हर एक सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग या लेप्रोसी नहीं है। जो सफ़ेद दाग पड़ रहा है ये लेप्रोसी है। एक पिगमेंट भी होता है अपनी बॉडी के अंदर, उस पिगमेंट को अपन कहते हैं मेलेनिन पिगमेंट। तो बॉडी के अंदर जब मेलेनिन पिगमेंट की मात्रा कम हो जाती है, या वो जिस स्थान से मेलेनिन पिगमेंट हट जाता है, तो वहाँ पे भी कुष्ठ रोग हो जाता है, वो मतलब सफ़ेद दाग हो जाता है। अब ये सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग का है या किसी और का है, मेलेनिन पिगमेंट का है, इसका अपन पता कैसे लगाएंगे? तो उसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आप एक छोटे सी लकड़ी लें, या हो सकता है कि आप उसको भी ले सकते हैं, जो अगरबत्ती होती है उसकी सीक जो होती है उसको लें, और उसे लेकर के आप जहाँ सफ़ेद दाग है उसको टच करें। यदि आपको दर्द महसूस हो रहा है, उसको टच करने पर सफ़ेद दाग को, उससे किसी सीख से, माचिस की तीली भी ले सकते हैं या अगरबत्ती की तीली भी ले सकते हैं आप। तो टच करने पर हो रहा है, यदि आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो वो मेलेनिन पिगमेंट की कमी है, मेलेनिन पिगमेंट की कमी के कारण से है। और यदि आप उस पर प्रेशर लगा रहे हैं और दर्द आपको महसूस नहीं हो रहा है, तब आपकी बीमारी कौन सी है? लेप्रोसी है, यानी बैक्टीरिया जनित बीमारी है। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है जी आपकी, और ये लगातार इन्फेक्शन से फैलती रहती है। इसका इलाज आपको तुरंत कराना चाहिए। इसमें नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित होता है, यानी आपकी संवेदनाएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं आपकी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी आपको कहीं पर भी आपको दिखता है कि सफ़ेद दाग है, तो उसको टच करके आप पता लगा सकते हैं लेप्रोसी है या कोई और है। और ये जो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग है, इसके उपचार के लिए बाबा आमटे ने, आमटे हैं ये ध्यान रखना, बाबा आमटे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़े रहे थे, उन्होंने एक आश्रम बनाया था। उस आश्रम का नाम है आपका आनंद वन।
तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। आनंद वन आश्रम के संस्थापक कौन है? तो बाबा आमटे हैं। पहले की स्लाइडों में मैंने चित्र दिखाए थे, आज मैं थोड़ा चित्र डाल नहीं पाया इसमें, आगे की स्लाइडों में मैं चित्र के द्वारा ही प्रेजेंटेशन दूंगा तो आपको ज़्यादा याद रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि कुष्ठ रोग के पीड़ित जो है उनको कोई न तो टच करता है ना कोई छूता है, छूत की बीमारी मान ली जाती है इसको। तो इस वजह से बाबा आमटे ने महाराष्ट्र में आनंद वन नाम का एक आश्रम स्थापित किया था, जिसमें उन्होंने कुष्ठ रोगियों को रखा था। कुष्ठ रोग को अपन लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं और ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा ये। और बाबा आमटे ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी भाग लिया था। अब तो इनका निधन हो चुका है बाबा आमटे का। बाबा आमटे को गटर का संत भी कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं इनको गटर का संत, क्योंकि इन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक के। एक बीमारी ऐसी है जो वायरस के द्वारा नहीं होती, बाद बाकी सभी बीमारी क्या है? वायरस के द्वारा होती हैं। आप बताइए इनमें से कि कौन सी बीमारी है जो वायरस के द्वारा नहीं होगी? आसानी से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा भी आप सोचेंगे तो निकल आएगा जी आंसर। जवाब दीजिएगा जरा, कौन सी बीमारी है जो वायरस के द्वारा नहीं होती? ये मैं थोड़े से नामों को और क्लियर कर देता हूँ। इसे पीलिया यानी जॉन्डिस कहते हैं, ये वायरस के द्वारा होती है। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू है। ये गलसुआ, गलसुआ यानी मम्स, गलसुआ माने मम्स होता है। वात्र ज्वर, ये इंटेस्टाइनल ज्वर होता है आपका, ठीक है ना। तो वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी है इनमें से जो नहीं होती? देखिए, जो पीलिया है ना, ये वायरस के द्वारा होता है। पीलिया वायरस के द्वारा होता है, आपका ध्यान रखना है जरा इस चीज़ को। पीलिया वायरस के द्वारा होता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। डॉली, ये जो गलसुआ है ना, ये भी वायरस के द्वारा होता है आपका। मम्स बीमारी है, मम्स जो यहाँ गलसुआ में स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पर सूज जाती हैं, ये वायरस के द्वारा ही होती है। मम्स कहा जाता है इनको, मम्स। अब कौन सी बची? बिल्कुल वर्षा का सही जवाब है, आत्र ज्वर, ठीक है ना। आत्र ज्वर बची आपकी, केवल ये वाली बीमारी बची। पीलिया वायरस के द्वारा होती है। हिपेटाइटिस है ना, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस किससे होता है? पीलिया ही तो है एक तरीके का। इन्फ्लुएंजा फ्लू, सर्दी जुकाम वगैरह जो होते हैं कोविड वायरस वगैरह द्वारा फैल रहा है, फ्लू। गलसुआ, मम्स, ये सूज जाते हैं आपके, स्वेलिंग आ जाती है, ये भी वायरस का इन्फेक्शन है। आत्र ज्वर ये नहीं है आपका, इंटेस्टाइनल ज्वर है, ये आपकी वायरस के द्वारा नहीं होती। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वायरस के द्वारा नहीं होगी ये बीमारी। अगली बीमारी देख रहे हैं, अर्घटात्पय उपभोग होता है। अर्घटात्पय उपभोग से होता है। अर्घटात्पय उपभोग से होता है। संदूषित अन्न के, विगलित होती हुई वनस्पति के, संदूषित जल के, पकाए हुए बासी खाद्य से। अर्घटात्पय एक बीमारी है। अर्घटात्पय तो ये किससे होती है? संदूषित अन्न से। संदूषित का मतलब होता है दूषित अन्न। अन्न माने आपका जैसे चावल है, गेहूं है ना, इस तरीके का अन्न। विलगित हुई वनस्पति से, बेकार वनस्पति से, या संदूषित जल से, बेकार पानी से, या पकाए हुए बासी खाद्य से। बताएं जरा इसमें, ये संदूषित अन्न से अर्घटात्पय उपभोग होता है आपका, तो ये होता है संदूषित अन्न से। सही है बिल्कुल आपका जवाब। आंसर कौन सा होगा? बेकार जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ जो बेकार है आपका, जैसे गेहूं है, चावल है, जो दूषित हो चुके हैं, उसको यदि आप खाते हैं तो अर्घटात्पय नाम की एक बीमारी हो जाती है। आगे दिखाऊंगा ये बीमारी कैसी होती है आपकी। चलिए, ये हो गए आपके। अगला प्रश्न है आपका, क्या एथलीट फुट बीमारी होती है? ये तो मैंने कल भी करवाई थी आपको, एथलीट फुट बीमारी। बताएं जरा किससे होती है एथलीट फुट बीमारी? जीवाणु से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, या सूत्रकृमि से? गलत नहीं होना चाहिए जी आपका। एथलीट फुट बीमारी कल मैंने कराई थी, चित्र भी दिखाया था, छवि। बताएं जरा जल्दी से जल्दी, जवाब दीजिएगा आप लोग। सही है, अभी बिल्कुल सही जवाब है। प्रशांत बिल्कुल सही है आपका। सिद्धार्थ बिल्कुल सही है। यहाँ सभी लोगों के बिल्कुल सही जवाब है, किसी का कोई गलत नहीं है जवाब अभी तक। बिल्कुल सही है भूपेंद्र आपका जवाब। सोनम बिल्कुल सही है। ये किससे होती है? फफूंद से। पैरों को प्रभावित होती है एथलीट फुट बीमारी, पैर प्रभावित होती है। कल मैंने आपको दिखाया था, ये बिल्कुल वैसे हो जाते हैं पैर आपके एक तरीके से, जैसे बीमारियाँ वगैरह फट जाती हैं, उस तरीके की हो जाती हैं। बिल्कुल सही जवाब है आप सब लोगों का। अजय पाल, ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती, ये फफूंद के द्वारा होती है। अजय भैया ये ध्यान रखना,
ये फफूंद के द्वारा होती है बीमारी, ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती है। ठीक है ना। ओके, मोनू बिल्कुल सही है आपका, डॉली बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही है, अब अपन पढ़ेंगे थोड़ी सी 10 मिनट बाद में जाके। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसमें चित्र वगैरह नहीं डाल पाया, अगली जो क्लासेस रहेगी उसमें मैं चित्र डाल करके ही आपको तैयारी करवाऊंगा, जिससे आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और थोड़ा सा पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। वैकेंसीज काफ़ी हैं, एकदम मिलेंगी, आएंगी और निकल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। जिन लोगों ने कोचिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। हमारी 2 पेड क्लासेस चालू हो चुकी हैं आपकी, 1 और 2 और लॉन्च होने वाली हैं आपकी, तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो आपको फ़ायदा रहेगा उस चीज़ का। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी